हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं अपने इनकम टैक्स सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक जो कि रहने वाला है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आज की वीडियो में हम जो है पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो आपने बहुत बार देखा होगा और सुना होगा कि आप फॉरेन में इनकम अर्न कर रहे हो लेकिन आप उस इनकम पर टैक्स इंडिया में पे कर रहे हो, या फिर इंडिया की कोई इनकम है, इंडियन इनकम है और उसके ऊपर टैक्स फॉरेन में पे हो रहा है। इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, राइट? तो यही इसी का ही सोल्यूशन निकालने के लिए आज जो है हम पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने वाले हैं और इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में आपकी इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने से पहले आपको दो जो टर्म्स है उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक होता है आपका रेजिडेंट और दूसरा है आपका सिटीजनशिप। तो देखिए, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल जो शिप है वो दोनों ही बहुत डिफरेंट है। अगर आप सिटीजनशिप की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपके पास किसी भी देश की लीगल आइडेंटिटी है या फिर नेशनलिटी है तो आप उस कंट्री के सिटीजन माने जाते हैं। आपके पास उसकी लीगल आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। लॉ के अकॉर्डिंग आप उसके सिटीजन होंगे। वहीं रेजिडेंट की अगर बात करें तो रेजिडेंट में क्या होता है, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जिस देश में रहते हैं, जितने दिन आपने वहां पर स्टे किया, उसके बेस पर आपका जो है रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता है। आपके नेशनलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। हो सकता है कि आपके पास नेशनलिटी किसी अनदर कंट्री की हो, आप सिटीजन किसी अनदर कंट्री के हो, लेकिन आप फिलहाल कहीं और रह रहे हैं तो उसके बेस पर आपका जो है रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ जनरल पॉइंट जब हमें याद रखने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, लेकिन सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन है। ओके, तो इसमें कुछ जनरल पॉइंट क्या आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिसाइडेड एवरी प्रीवियस ईयर। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस हर पिछले साल डिसाइड किया जाता है। पिछले साल डिसाइड करने का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में, जैसे मान लीजिए अभी 2026-27 चल रहा है, तो 2025 से 2026 के अंदर मैं कितने दिन मैंने इंडिया में स्टे किया, इसके बेस के ऊपर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा प्रीवियस ईयर का ही डिटरमाइन होता है, प्रीवियस ईयर की हेल्प से ही डिटरमाइन होता है। ठीक है। सेकेंडली, अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री। यस, ऑब्वियसली देखिए, जरूरी नहीं है एक पर्सन जो है सिर्फ एक ही कंट्री में रेजिडेंट होगा। कैसे देखो, अब देखो, हर एक कंट्री के रूल्स रेगुलेशन तो अलग होते हैं, राइट? हो सकता है हमारी इंडिया जो है उसके रूल्स रेगुलेशन अलग है, यहाँ हमारा यूएस है उसके रूल्स रेगुलेशन अलग है, ये यहाँ पर है आपका यूरोप, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। ओके, अगर मे बी हो सकता है एक पर्सन इंडिया का भी रेजिडेंट बन रहा है क्योंकि वो इसकी सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, वही वो पर्सन यूएसए की भी सारी कंडीशन पूरी कर रहा है और यूरोप की भी सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, वो जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में भी रेजिडेंट रहेगा, यूएसए में भी रेजिडेंट रहेगा और यूरोप में भी रेजिडेंट रहेगा। तो एक इंडिविजुअल एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में रेजिडेंट हो सकता है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो क्या मैम उसे तीनों जगह टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, तीनों जगह टैक्स पे नहीं करेगा वो, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो निकला है वो निकला था DTAA, जो अभी हमें नहीं पढ़ना, बट यस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। DTAA क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन होगा तो वो कहां से क्या होगा, उसके ऊपर क्या लगेगा, DTAA लगेगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो उसे फॉलो करना पड़ेगा, राइट? एंड थर्ड पॉइंट क्या है, सिंगल स्टेटस फॉर ऑल हेड ऑफ इनकम। कहने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है एक मान लीजिए ए इंडिविजुअल ए है, उसकी सैलरी से भी इनकम हो रही है, HP से भी इनकम हो रही है, PGBP से भी इनकम हो रही है। तो इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए वो सैलरी की केस की बात करूं, उस सैलरी में वो क्या है, रेजिडेंट है किसी कंट्री का, हमारे इंडिया का रेजिडेंट है, तो वो HP PGBP सभी सोर्स ऑफ इनकम के लिए उसका स्टेटस रेजिडेंट ही रहेगा, वो किसी सोर्स में नॉन रेजिडेंट नहीं बनेगा। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। तो क्लियर, आपको कुछ जनरल पॉइंट जो हमें डिस्कस करने थे वो आपको डिस्कस हो गए। इसी के साथ आपको एक और चीज जो याद रखनी है वो क्या है, एक दो टर्म्स हम इसके अंदर यूज करेंगे जब हम ये चैप्टर ये कंटिन्यू करेंगे। एक तो आएगा आपका RPY, जिसको बोलते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे इसको, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और इसी के साथ एक आपका क्या आता है, PPY, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो अब ये क्या है जरा जल्दी से समझ लो। देखिए, मान लीजिए अभी हमारा चल रहा है 2026 से 27, ठीक है? उससे पिछला साल हमारा क्या होगा, 2025 से 2026, उससे पहले 2024 से 2025, उससे पहले 2023 से 24, 2022 से 2023। तो अब देखिए क्या है, अगर मैंने बोला आपको रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये तो हमारा असेसमेंट ईयर है जो अभी करंट में चल रहा है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर के जस्ट पीछे वाला, असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला जो आपका पीरियड होगा वो क्या होगा, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और वहीं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की जब हम बात करेंगे तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पीछे वाले जितने भी साल होंगे वो आपके PPY, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कहलाएंगे। क्लियर? तो ये दो टर्म समझना भी हमारे लिए जरूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब रेजिडेंशियल स्टेटस हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। हमें सारा पढ़ना है, एक HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ेंगे, AOP का रेजिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस से। तो देखिए इसमें क्या आता है, सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है
या वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, मतलब वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। तो उसके लिए आपको चेक करनी होती है बेसिक कंडीशन। और बेसिक कंडीशन क्या कहती है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर पिछले साल, जस्ट पिछले साल 182 दिन 182 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रहता है, तो वो इसकी पहली कंडीशन को पूरी कर रहा है, जो कि बेसिक कंडीशन है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है और मतलब क्या? इन दोनों में से कोई भी एक। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जस्ट पिछले साल जो असेसमेंट ईयर था उससे जस्ट पिछले साल अगर वो पर्सन 60 डेज या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहता है और इसी के साथ पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है, तो वो भी क्या होगा? रेजिडेंट बनने की लाइन में लगा है। तो अब पहली कंडीशन तो क्या थी कि जस्ट पिछले साल जो है वो क्या रहे? 182 डेज या ज्यादा दिन इंडिया में रहे, या फिर पिछले साल सिर्फ 60 दिन इंडिया में रहे और उससे पिछले 4 सालों में टोटल 365 डेज इंडिया में रहे, तो वो क्या बन जाएगा? इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हुई तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर कोई भी कंडीशन इनमें से पूरी नहीं हुई तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। क्लियर? तो पहली बेसिक कंडीशन समझ में आई कि या तो वो पिछले साल 182 दिन और उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहे, या फिर पिछले साल तो 60 दिन ही रहे और उससे पिछले साल 365 डेज। ये कैसे? देखो जरा, इसको हम थोड़ा सा यहां समझते हैं। अभी अभी जैसे मैंने आपको बात किया 26-27, ये अभी हमारा असेसमेंट ईयर है। 25 और 26, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रही हूँ, 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कहती है? ये हमारा असेसमेंट ईयर है। पहली कंडीशन ने बोली कि अगर वो पिछले साल कितने 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, इसका मतलब इस साल 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे। ठीक है, दूसरी कंडीशन ने क्या बोला कि पिछले साल या तो वो 60 डेज इंडिया में रहे, या फिर उससे पिछले के 4 साल, मतलब ये वाले 24 से लेके ये वाले जो ईयर है, पिछले 4 सालों में 365 डेज या फिर उससे 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, तो फिर क्या होगा? वो आपका रेजिडेंट बनेगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पर वो क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अब क्वेश्चन आता है, अगर इंडिया का रेजिडेंट है तो अब ये बताओ कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी? तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट डिसाइड करने के लिए आपको चेक करना होगा एडिशनल कंडीशन। और एडिशनल कंडीशन क्या है? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो इंडिविजुअल 730 डेज या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहे, और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर पिछले 10 सालों में 2 बार वो इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो पर्सन इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो अब ये कंडीशन क्या है कि पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले 7 सालों में, रेलेवेंट ईयर छोड़कर, मतलब एक पिछला साल छोड़कर, उसके बाद की के 7 सालों में टोटल 730 डेज रहा हो, और पिछले के 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब जस्ट पीछे वाला छोड़कर उसके बाकी पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार रेजिडेंट रहा हो। और कम से कम 2 बार रेजिडेंट रहने का मतलब क्या है? ये कंडीशन पूरी की हो, वो भी 2 बार कम से कम, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो क्लियर हो गया हमारा रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल का अगर रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो बेसिक कंडीशन क्या है? वो इंडिया में स्टे किया हो 182 डेज या उससे ज्यादा पिछले साल, या फिर वो जो है पिछले साल 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, और 365 डेज जो रहा हो लास्ट प्रीवियस ईयर में। क्लियर? और अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। एडिशनल कंडीशन में लिखा है कि वो स्टे किया हो 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में लास्ट 7 ईयर्स में, या फिर वो इंडिया में एटलीस्ट जो है पिछले 10 सालों में से 2 साल जो है वो क्या रहा हो? इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। तो ये हमारा इंडिविजुअल का खत्म हुआ। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो हम अलग से लास्ट में करेंगे। फिर अब आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। लेकिन उससे पहले आपकी इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको समझनी जरूरी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि बेसिक कंडीशन में दोनों कंडीशंस हमें चेक करनी है, उसके बाद डिसाइड करना है कि रेजिडेंट है क्या नॉन रेजिडेंट। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपकी क्या है? जो बेसिक कंडीशन है उसकी जो सेकेंड वाली कंडीशन है ना, वो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो वो एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहले, अगर कोई इंडिया का सिटीजन जो है वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है, किसके लिए? कोई जॉब के लिए, या फिर क्रू का मतलब क्या है? वो शिपिंग बिजनेस में, शिपिंग में क्रू का टीम मेंबर है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आप जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन थी ना आपकी 182 डेज वाली, सिर्फ वही चेक करेंगे। आप जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी उसको चेक नहीं करेंगे। फिर सेकंड क्या है? PIO, इंडियन विजिटिंग इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर कोई पर्सन है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का है, मतलब इंडिया में ही उसका जो है जन्म हुआ है, इंडिया में ही रहा है, वो इंडियन विजिटिंग इंडिया, और वो इंडिया में दोबारा इंडिया को विजिट करने आया, मतलब वो बाहर चला गया था लेकिन अब वो इंडिया में आ रहा है इंडिया विजिट करने के लिए, और उसकी इनकम जो है वो 15 लाख से कम है। अगर 15 लाख से कम है
तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सिर्फ पहली कंडीशन जो है, और पहली कंडीशन कौन सी है, 182 डेज वाली, सिर्फ उसी कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो है इनकम 15 लाख, अगर उसकी इनकम क्या है 15 लाख से ज्यादा है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम एक नई कंडीशन जो 60 डेज थी वो कन्वर्ट हो जाएगी 120 डेज में। उस सिचुएशन में हम चेक करेंगे 182 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर, पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 120 दिन प्लस 365 डेज जो है वो क्या है, इंडिया में रहा हो, तो फिर हम उससे उसको चेक करेंगे। यहां फिर आता है आपका डीम्ड रेजिडेंट। तो डीम्ड रेजिडेंट क्या है, कोई इंडिया का सिटीजन, कोई इंडिया का सिटीजन जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो कहीं पर भी टैक्स पे नहीं कर रहा है। कहीं पर भी का मतलब है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहीं का भी रेजिडेंट होना पसंद नहीं करते, ना वो चाहते कि हम इंडिया में रेजिडेंट बने, हम यूएस में बने, यूके में बने या यूरोप में बने, वो कहीं पर भी रेजिडेंट नहीं बनना चाहते। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉन रेजिडेंट वालों को कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके ऊपर उसको क्या कर दिया जाएगा, बाय डिफॉल्ट उस पर्सन को रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो मान लिया जाएगा, अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये है आपका डीम्ड रेजिडेंट। क्या है, डीम्ड। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, हमें चेक करना है किसका, एचयूएफ का, कि एचयूएफ का अब रेजिडेंशियल स्टेटस अगर हम चेक करते हैं तो कैसे करें। देखिए एचयूएफ का बहुत इजी है आपका चेक करना। सबसे पहले तो वही हमें चेक करना है कि क्या एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप लोगों को पता है कि मेन जो हेड होता है वो कौन होता है, आपका कर्ता। तो हमें ये चेक करने के लिए कि एक एचयूएफ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, कि क्या एचयूएफ का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा इंडिया में है या फिर पार्शियली इंडिया में है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है पूरे के पूरे एचयूएफ जो है इंडिया में ही सेटल हो, सारे फैमिली मेंबर्स और जो करता है वो इंडिया में ही सेटल हो, या हो सकता है कुछ लोग इंडिया में है और बाकी लोग बाहर है, या फिर पूरे के पूरे बाहर है। तो इसने बोला अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा या फिर पार्शियली भी इंडिया में है, अगर पार्शियली भी इंडिया में है तो वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा यहाँ का। लेकिन अगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका नॉन रेजिडेंट। ओके, अब बात आती है अगर वो रेजिडेंट है तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसके लिए आपको चेक करना है कर्ता। अब कर्ता जो है वो अपनी दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन को देखता है कि क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन कौन सी थी, अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें, पिछले 7 सालों में कितना दिन आपका होना चाहिए, 730 डेज जो है वो एटलीस्ट कहाँ रहा हो, इंडिया में रहा हो। और इसी के साथ पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो एटलीस्ट मतलब वो 2 बार आपका क्या बना हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या मैं बोलूं सीधा सीधा कि वो पिछले 10 सालों में 2 बार इंडिया का रेजिडेंट रहा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी सेटिस्फाई। तो ये था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हाउस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक एचयूएफ जो है वो क्या हो सकती है, रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, और साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकती है। तो वो रेजिडेंट कब होगी, अगर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है या पार्शियली भी इंडिया में है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है एचयूएफ रेजिडेंट है, और नहीं तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसके लिए कर्ता को वही दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन चेक करनी होगी। अगर दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यस वो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नहीं तो वो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है आपका, एचयूएफ के अंदर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट, और कहीं बाहर है तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे किसका, फर्म एओपी बीओआई। एक फर्म एओपी और बीओआई का रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आपको एक चीज जो याद रखनी है कि फर्म एओपी बीओआई ओनली और ओनली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होती है, इसके अंदर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी वाला कोई भी केस नहीं आता। तो रेजिडेंशियल स्टेटस अगर फर्म का चेक करते हैं तो ओनली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होगी, और उसमें हम क्या देखेंगे, हम उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट देखेंगे। अगर एक फर्म एओपी और बीओआई उनका पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट या फिर पार्शियली कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया की रेजिडेंट कहलाएंगी, अदरवाइज वो इंडिया की नॉन रेजिडेंट कहलाएंगी। क्लियर। उसके बाद में आपका आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी में आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो कंपनी इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है। अगर कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी है तो आंख बंद करके आपको बोल देना है कि वो तो हमेशा ही हमेशा रेजिडेंट रहेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी है फॉरेन कंपनी तो उस सिचुएशन में आप क्या चेक करोगे, पोएम। पोएम क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब वो कंपनी का एक्चुअल में मैनेजमेंट हो कहां से रहा है, कहां से वो कंपनी जो है रन कर रही है, तो वो आपको चेक करना है। अगर उसका पोएम जो है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया के अंदर है, मतलब वो कंपनी जो है पूरी की पूरी इंडिया में रन हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, इंडियन कंपनी हो जाएगी, और ऑब्वियसली वो रेजिडेंट बन जाएगी। और अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं फॉरेन में है तो वो कंपनी क्या होगी, हमारी नॉन रेजिडेंट होगी। तो ये था आपका
रेजिडेंशियल स्टेटस जो है एक कंपनी का। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट है, और कोई फॉरेन कंपनी है तो वो रेजिडेंट केवल तभी होगी अगर उसका पोएम जो है वो इंडिया में है, और पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव जो है मैनेजमेंट, वो आपका अगर इंडिया में है। तो ये थे हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस। हमने पूरे पर्सन की बात की, जिसमें इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म हो गया, एओपी बीओआई आपका हो चुका है, और कंपनी हो गया है। नेक्स्ट अब आता है आपका क्या, तो देखिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करते हैं। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर क्या है आपका, बेसिकली इसको बॉन्ड डिफाइन करता है आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंदर आपका स्कोप ऑफ इनकम आता है, टोटल इनकम। तो इनकम देखिए दो तरह की होती है, ऑब्वियसली एक आपकी इंडियन इनकम और एक आपकी फॉरेन इनकम। तो अब हमें बात करना है कि किस इंडिविजुअल को किस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होता है। मतलब अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसे किस इनकम पर टैक्स पे करना होगा, नॉट ऑर्डिनरी के लिए किस इनकम पर टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इनकम। किसकी? इंडियन इनकम। देखिए कोई भी इंडियन इनकम मतलब जो इनकम आपने इंडिया में कमाई है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर कोई इनकम है जो कि आपने रिसीव इंडिया में की है, चाहे आपने उसे कमाया फॉरेन में हो, मतलब मान लीजिए मैंने दुबई में कोई इनकम कमाई है, लेकिन वो मैंने रिसीव कहाँ किया है, इंडिया में। अगर मैंने उसको रिसीव किया है तो वो किसके लिए टैक्सेबल होगी, वो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए टैक्सेबल है। ओके। सेकेंड, इनकम अक्रू अराइज और डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। कहने का मतलब अभी इनकम आपको रिसीव नहीं हुआ है, इनकम आपको मिली नहीं, लेकिन आपने इनकम जनरेट कर ली, आपकी इनकम जनरेट हो गई। जनरेट मतलब आपकी इनकम, चाहे मान लीजिए आपने सैलरी से आपकी इनकम जो है बनती है 1,00,000 रुपीज, वो 1,00,000 अभी आपको मिला नहीं है, लेकिन आपने वो क्या कर दिया, अक्रू कर दिया, अराइज हो गई है वो इनकम, और या फिर अराइज होने वाली है। ठीक है, अराइज होने वाली है। मैंने इंडिया में मान लीजिए काम किया है, सैलरी कमाई है, अभी मिली नहीं है, लेकिन वो मुझे मिल जाएगी, वो अक्रू हो जाएगी। तो ये अगर इंडिया में हुई है तो उसके ऊपर तीनों के तीनों रेजिडेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे वो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तीनों के लिए वो क्या होती है, आपकी टैक्सेबल होती है। क्लियर? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, कोई भी अगर इंडियन इनकम है ना, इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, ओआर के लिए भी, एनओआर के लिए भी, और आपका एनआर के लिए भी, तीनों को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर बात आती है आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन इनकम की। कोई इनकम हो सकता है अक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया हुई हो, ठीक है, लेकिन रिसीव्ड आपने रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर की, बट अगर उसका बिजनेस और कंट्रोल प्रोफेशन कहां पर है, इंडिया में सेटअप है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इनकम आपने मान लीजिए दुबई के अंदर कोई इनकम आपकी जनरेट हुई, आपको रिसीव भी दुबई में हुई, लेकिन उसका बिजनेस जो है या वो प्रोफेशन कहां पर सेटअप है, इंडिया के अंदर सेटअप है, तो फिर उस सिचुएशन में वो इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी, वो इनकम आपकी टैक्सेबल होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट को उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है। इट मींस अगर कोई इनकम अक्रू या अराइज इंडिया के बाहर हुई है, या फिर इंडिया के बाहर ही आपने उसे रिसीव किया है, लेकिन बिजनेस उसका सेटअप कहां पर था, वो आपका इंडिया में था, मेन जो डिसीजन है वो सब इंडिया में लिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है उसके लिए टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इसके अलावा अगर क्या होता कि आपने इनकम अक्रू भी बाहर की, रिसीव भी बाहर की, और उसका प्रोफेशन सेटअप भी कहां है, आउटसाइड इंडिया है, सेटअप भी कहां है आपका, आउटसाइड इंडिया है, तो उस सिचुएशन में ओनली एंड ओनली आपका जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, सिर्फ वही टैक्स पे करता है, बाकी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को कोई टैक्स पे नहीं करना होता। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस किया बहुत इजी सा था। देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं इजी लैंग्वेज में। ऑर्डिनरी रेजिडेंट की अगर मैं बात करूं, नॉट ऑर्डिनरी की बात करें और नॉन रेजिडेंट की बात करें। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आपको बस इतना याद रखना है, ग्लोबल इनकम, चाहे इनकम कहीं से भी हो रही है, चाहे वो इंडियन इनकम है, चाहे वो फॉरेन इनकम है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हर किसी पर टैक्स पे करना है। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें तो वो क्या करेगा, इंडियन इनकम के ऊपर तो टैक्स पे करेगा, नो डाउट। उसके साथ अगर कोई ग्लोबल इनकम है, लेकिन बस आपको मेक श्योर करना है कि उसका सेटअप कहाँ हो, उसका बिजनेस कहाँ हो, वो सब इंडिया में सेटअप होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स पे करेगा, बाकी और किसी पे नहीं करेगा। और नॉन रेजिडेंट ओनली एंड ओनली इंडियन इनकम पर टैक्स पे करता है, इसके अलावा और किसी भी इनकम पर टैक्स पे नहीं करता। तो ये है आपका टैक्स लायबिलिटी। इसके अलावा जैसे अभी हमने बात किया कि हो सकता है कि क्या सिचुएशन बने। देखिए मान लीजिए आप दुबई के अंदर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, दुबई के अंदर ही आपका जो है जनरेट हुआ पैसा, सब कुछ दुबई में हुआ, लेकिन आपने अपनी मदर के पास पैसा क्या किया है, रेमिट किया है, भिजवाया है। होता है ना, हर महीने हमें जो है अपनी मदर के पास पैसा भेजना होता है, तो वो आपने अपनी मदर के पास पैसा भिजवाया है 1,00,000 रुपीज। तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो है इनकम किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, ना वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स पे करेगा, ना वो नॉट ऑर्डिनरी करेगा, और ना ही वो नॉन रेजिडेंट। पैसा भिजवाना और पैसा रिसीव करना दोनों अलग सिचुएशन है, तो अगर भिजवा रहे हो तो उस सिचुएशन में कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। इसी के अलावा एक और केस आता है कि मान लीजिए कोई पास्ट की आपकी इनकम थी, ठीक ठीक है, कोई पास्ट में आपने कोई इनकम कमाई थी और वो अभी तक अनटैक्स्ड है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा है, ओके, और अब मान लो 10 साल बाद
आप जो है उसे इंडिया में लेकर आ रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स पे नहीं करेगा, ना तो उसके ऊपर ऑर्डिनरी रेजिडेंट करेगा, ना नॉट ऑर्डिनरी करेगा, और ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्स पे करेगा, उसके ऊपर कोई भी पर्सन टैक्स पे नहीं करेगा। तो ये आपके थे सारे टैक्स इंसिडेंट्स। तो हमने पूरा इसको एक डिटेल्स में समझ लिया। अगर इंडियन इनकम है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इंडियन इनकम पे हर कोई टैक्स पे करेगा। अगर आपकी फॉरेन इनकम आती है तो ओनली ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी टैक्स पे करेंगे, और तब कब करेंगे, जब अगर बिजनेस एंड सेटअप इंडिया में है। अगर बिजनेस एंड सेटअप आउटसाइड इंडिया है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स पे करेगा, बाकी दोनों नहीं करेंगे। और अगर कोई अदर केस आता है, जैसे कोई अनटैक्स फॉरेन इनकम थी जो कि आप इंडिया में लाए, उसकी में से कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, या फिर आपने रेमिट किया है, भिजवाया है इंडिया में, तो भी कोई टैक्स पे नहीं करेगा। तो ये है हमारा पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको अभी एक शॉर्ट वीडियो में कराऊंगी, तो उसको भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो सके। जो भी आपको कंफ्यूजन हो, कुछ भी समझना हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।